हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। और हमारी जो सीरीज़ चल रही है इंडियन ज्योग्राफी के बाद अब हम फिजिकल ज्योग्राफी की ओर चल रहे हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ पॉइंट्स को हमने पढ़ाया और आज जो है हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर होंगे। भूकंप से रिलेटेड, ज्वालामुखी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो हैं आपके वो जो है इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आइए इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के प्लेट्स पाए जाते हैं, किनारों के हिसाब से, मार्जिन्स के हिसाब से प्लेट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और प्लेट्स जो है, इन प्लेट्स के मूवमेंट के कारण, प्लेट की गतियों के कारण कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है वो हैरी हेस ने दिया 1962 में। इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की गई और ये जो है कहीं ना कहीं सभी का, जैसे हमने पढ़ा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, उसके बाद पूरा चुंबकत्व, तो ये सब सिद्धांत से रिलेटेड ही है, को रिलेटेड है इन सभी का विकास। अगर बोला जाए कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो किसका विकास माना जाता है, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का ही विकास माना जाता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। तो महाद्वीपीय विस्थापन के पीछे जो कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो हमारे विस्थापित हुए, उनके पीछे ये जो है एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, इसका एक बहुत अहम रोल है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है हैरी हेस ने दिया 1962 में। और अगर कहा जाए कि इसकी वैज्ञानिक व्याख्या किसने की, वैज्ञानिक रूप से इसका व्याख्यान किसने किया, तो मॉर्गन ने किया। उसके अलावा प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेट्स एक्चुअली होता क्या है। तो क्या होता है कि ये एक स्थल मंडल ही है, लिथोस्फेरिक भी है, जिसकी जो चौड़ाई होती है वो लगभग 100 किलोमीटर्स तक होती है, या उससे ज़्यादा कम, अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स तक की मोटाई होती है इन प्लेट्स की। अब ये तैरते कैसे हैं, इनमें मूवमेंट कैसे होता है, मूवमेंट करने के पीछे क्या रीज़न है। तो हमने जब पढ़ा था पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना, तो पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना में जब हमने पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना पढ़ी थी, उसके बाद पहले उस समय हमने देखा था कि ये क्रस्ट है। क्रस्ट के बाद हमने क्या देखा था, मेंटल के बारे में। तो मेंटल को 2 पार्ट्स में, उसके बाद कोर था। तो मेंटल को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, एक था अपर मेंटल और लोअर मेंटल, यानी कि ऊपरी मेंटल। तो अपर मेंटल, तो जब हमने ऊपरी मेंटल के बारे में पढ़ा था तो हमने कुछ चीज़ें उस समय पढ़ी थी कि एस्थेनोस्फेयर, यानी कि दुर्बल तापमंडल, जो दुर्बल तापमंडल है वो यहीं पे ऊपरी मेंटल में ही स्थित है। और दुर्बल तापमंडल यहीं पे स्थित है। और उसके अलावा एक पॉइंट और जो था कि जो हमारे अर्थ पे, हमारे पृथ्वी पे जो ज्वालामुखी में लावा का उद्गार होता है, तो लावा यानी कि मैग्मा की आपूर्ति कौन करता है, तो यही ऊपरी मेंटल ही हमें मैग्मा की आपूर्ति करता है। तो इस चीज़ से, इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि ये जो पार्ट है, जो मैग्मा अगर प्रोवाइड किया गया है, तो वो तो मैग्मा तो लिक्विड फॉर्म में रहता है, मैग्मा तरल फॉर्म में रहता है, उसके ऊपर प्लेटें रहती है। तो जब प्लेटें किसी तरल के रूप में, तरल के ऊपर रहेगी, किसी लिक्विड फॉर्म, विस्कस लिक्विड फॉर्म के ऊपर रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि उनमें मूवमेंट होगा ही। लेकिन ये काफ़ी बड़ी बड़ी प्लेटें होती हैं, तो मूवमेंट लगभग बहुत कम होती है। तो अगर हम इसे ऑब्जर्व किया जाए तो ये ना के बराबर ही है, लेकिन मूवमेंट तो होती ही है। लेकिन जब इन प्लेट के ऊपर, अब मेंटल के ऊपर क्रस्ट है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी की सतह है, तो वो जाहिर सी बात है इन प्लेटों के ऊपर होगी। तो जब इन प्लेट्स में मूवमेंट होगा, ये जब प्लेट्स में मूवमेंट होता है, ये लगभग पूरे साल में बहुत ही कम मात्रा, बहुत कम मूवमेंट, कम गति से ये खिसकती हैं। तो ये हो सकता है, इनके खिसकने का तरीका अलग होगा। हो सकता है 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर खिसके, हो सकता है 2 प्लेटें एक दूसरे के से दूर खिसके, हो सकता है एक दूसरे के समानांतर खिसके। तो प्लेटों का मूवमेंट भी अलग अलग होता है, प्लेटों की जो गतियां हैं वो अलग अलग होती है। तो अभी हमने समझा कि आखिर प्लेटें ये जो है तैरती कैसे हैं, यानी कि मूव कैसे करती, खिसकती कैसे है। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। नासा ने कहा
कि जो ये हमारा दुर्बल तापमंडल के ऊपर जो है, मतलब जो एस्थेनोस्फेयर के जो ये जो प्लेटें हैं, तो नासा के द्वारा रिसर्च करने पे पता चला कि कुल 100 प्लेटें हैं, लगभग 100 प्लेटें हैं। लेकिन जो पहचानी गई प्लेटें हैं मुख्यतः, तो वो मुख्यतः 6 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटों में जिनकी पहचान हुई है अभी तक। 6 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटों की पहचान हुई। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी कहीं कहीं 7 बड़ी प्लेटें लिखा जाता है, यहाँ पे 7 बड़ी प्लेटें लिखा जाता है और 20 छोटी प्लेटें। तो इनमें क्या किया, 2 महाद्वीपीय प्लेटों को क्या किया गया है कि उनको सेपरेट फॉर्म में लिखा जाता है, उनको अलग अलग करके लिख दिया जाता है, इस वजह से वो 7 बड़ी प्लेटें कहलाती हैं। अब प्लेटें जो हैं वो पूरी तरह महासागरीय भी हो सकती हैं या महाद्वीपीय प्लेटें भी हो सकती हैं। अब देखते हैं हम कि वो बड़ी प्लेटें कौन कौन सी है। तो बड़ी प्लेटें मुख्यतः एक अमेरिकी प्लेट, तो कहीं कहीं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट्स को अलग अलग करके बता दिया जाता है, मगर अगर मुख्यतः देखा जाए तो इसे अमेरिकी प्लेट ही कहते हैं। उसके बाद यूरेशियन अमेरिकी प्लेट, देखिए जैसे कि यहाँ नॉर्थ अमेरिकी प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, तो इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन ये अमेरिकन प्लेट ही कहलाती है। दूसरी यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ये मेजर प्लेट है, बड़ी प्लेट है। उसके बाद प्रशांत प्लेट, पैसिफिक प्रशांत प्लेट, तो ये जो है एक महाद्वीपीय प्लेट है। महासागरीय प्लेट, तो जो महासागर में स्थित होगा वो महासागरीय प्लेट होगा और जो महाद्वीपों में स्थित होगा वो महाद्वीपीय प्लेट होगा। उसके बाद आ गया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी कि जो इंडियन प्लेट है हमारा और ऑस्ट्रेलियन दोनों को मर्ज करके बोला गया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। उसके बाद अंटार्कटिका, जो हमारा ये जो अंटार्कटिका है इसे बोला गया अंटार्कटिका प्लेट। तो ये सब ये जो है मुख्यतः 6 जो है मेजर प्लेट्स है, यानी कि बड़ी प्लेटें हैं। उसके बाद देखा जाए तो 20 छोटी प्लेटें हैं। तो कहीं कहीं लिखा जाता है जैसे इन प्लेटों को 7 प्लेटों में 7 बड़ी, जैसे इंडियन प्लेट को या ऑस्ट्रेलियन प्लेट को अलग कर दिया, कहीं अमेरिकन नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट्स को अलग करते। तो इसे याद करना काफ़ी ईजी है। हम 7 महाद्वीपों के नाम तो जानते ही हैं, तो उन 7 महाद्वीपों में हम क्या करते हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग कर देते हैं, तो दोनों के नाम को मर्ज करके हम एक बोल सकते हैं कि अमेरिकन प्लेट। उसके अलावा ये हो गया हमारा यूरोप से हो गया, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उससे यूरेशियाई प्लेट हो गया। उसके बाद अफ्रीका भी जो हमारा एक कॉन्टिनेंट है तो अफ्रीकी प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया से हो गया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिका। तो ये जो पांचों देखा जाए तो ये तो कॉन्टिनेंट्स के नाम ही हैं। उसके अलावा एक हम पैसिफिक ले सकते हैं, ओशियन का नाम है ये। तो इस हिसाब से इसे याद करना काफ़ी ईजी है। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं, कुछ कुछ छोटे प्लेट्स के नाम भी देखते हैं। जैसे छोटे प्लेट्स में आ गया कैरिबियन प्लेट्स, कोकोस प्लेट, नाज़का प्लेट, फिलीपींस प्लेट। तो इस तरह की जो प्लेटें हैं वो छोटी प्लेटों के एग्जाम्पल्स हैं। अब हमने जैसे देखा कि जो हमारा दुर्बल तापमंडल के ऊपर दुर्बल तापमंडल जो है उसके ऊपर जो प्लेट्स जो क्या करती हैं, मूव करती है। क्यों? क्योंकि जो दुर्बल तापमंडल यानी कि लोअर मेंटल जो है, लोअर मेंटल में ही क्या होता है, मैग्मा पाई जाती है और मैग्मा के ऊपर प्लेटें जो है क्या करती है, मूव करती है। तो प्लेटें मूव कैसे करती हैं, हर साल लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर तक जो है वो प्लेट्स मूव करती है, गति करती है। उसके बाद अगर प्लेट गति करेगी, अगर प्लेटों में गति होती है तो हम जानते हैं ये प्लेटें किन के बीच तैरती है, मैग्मा के ऊपर रहती है। इसी वजह से ये इसके गति का मुख्य कारण ही है। तो अगर प्लेटें गति करेंगी और इसके ऊपर स्थल है तो प्लेटों के मूवमेंट के कारण भूकंप, जैसा कि हमने पहले बताया। तो भूगर्भिक क्रियाएं, अगर पूछा जाए कि कौन सी भूगर्भिक क्रियाएं जो हैं मुख्यतः प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के कारण होती है, तो भूकंप जो हमारा आता है मुख्यतः प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के कारण आता है। उसके बाद ज्वालामुखी, ये प्लेटें अगर एक दूसरे से दूर आएगी और किसी के कारण से यहाँ पे दरार दिख गया और उसको प्रेशर कम हो जाता है, तो इस वजह से क्या होता है, ये जो है मैग्मा बाहर आएगी। और मैग्मा जब बाहर आएगी, जब लावा के रूप में स्थल पे आएगी तो क्या होगा, ज्वालामुखी का निर्माण होगा। तो इस तरीके से जो भूगर्भिक क्रियाएं प्लेटों के मूवमेंट की वजह से होती हैं वो कौन कौन सी, मुख्यतः ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया। तो इस तरीके से हमने प्लेटों की क्रियाओं की, प्लेटों के मूवमेंट, प्लेटों की गति की वजह से हमने समझा कि कौन कौन सी भूगर्भिक क्रियाएं होती हैं। अब प्लेटें जो है आपस में गति करती हैं
और उनके किनारों, मार्जिनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि जब प्लेटें एक दूसरे के पास गति करते तो उनके जो किनारे हैं, उनके जो मार्जिन्स को क्या इफेक्ट पड़ता है, मार्जिन में क्या फ़र्क आता है, क्या क्रियाएं होती हैं, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और इसके परिणाम स्वरूप कौन कौन से किन किन चीज़ों का निर्माण होता है, किन किन चीज़ों की उत्पत्ति होती है, आइए देखते हैं। अगर प्लेट्स के मार्जिन, ये जो किनारा है, किनारों के हिसाब से देखें तो प्लेटों के किनारों को 3 प्रकार में विभक्त किया गया है, मुख्यतः 3 प्रकार में। पहला रचनात्मक किनारा यानी कि कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, दूसरा विनाशात्मक किनारा यानी कि डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, तीसरी जो है संरक्षी किनारा यानी कि कंजर्वेटिव मार्जिन। तो इन चीज़ों को देखने से ही, इन चीज़ों के स्ट्रक्चर से ही हमें काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं, इन्हें क्लियर करते हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकती हैं, 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकती हैं तो क्या होता है, संरचनात्मक किनारे का निर्माण होता है। अब कैसे होता है? पहली चीज कि इसे अपसारी प्लेटें भी कहते हैं। अपसारी डाइवर्जिंग यानी कि डाइवर्ज होना, एक दूसरे से दूर जाना। तो जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो किस तरह की प्लेटें कहलाएंगी? अपसारी प्लेटें, यानी कि दूर जा रही हैं तो अपसारी प्लेटें। उसके बाद जब ये दूर जा रही है तो यहाँ पे गैप होगा, और जब यहाँ गैप होता है और नीचे मैग्मा है तो मैग्मा को क्या मिला? जगह मिला। तो मैग्मा को जब प्लेस मिलता है तो मैग्मा क्या हो गया? ऊपर आ जाएगी, और ऊपर आएगी तो क्या होगा? सॉलिडिफाई होगी, और सॉलिडिफाई होगी तो क्या होगा? संरचना बनेगी, कोई एक नई संरचना बनेगी, और इस वजह से इसे रचनात्मक किनारा या संरचनात्मक किनारा कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन कहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं विनाशात्मक किनारा, और पता है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ज्वालामुखी आते हैं। विनाशात्मक किनारा, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, नाम से ही लग रहा है विनाश। तो जब 2 प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, तो जब 2 प्लेटें एक दूसरे से टकराएंगी तो क्या होता है कि 2 प्लेटों में से किसी एक की डेंसिटी, एक का घनत्व ज़्यादा होगा, एक ज़्यादा भारी होगी। तो जो ज़्यादा भारी होती है वो सबडक्ट कर जाती है, वो इस तरीके से गर्त में चली जाती है, और इस वजह से गर्त का निर्माण हो जाता है। अब गर्त का निर्माण हुआ तो यहाँ पे जो है सेडिमेंट्स जो है, स्थल से जो शाद है वो धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। अब क्या होता है कि विनाशात्मक किनारा को हम अपसारी प्लेटें भी कहते हैं, कन्वर्जिंग, क्योंकि प्लेटें एक दूसरे के समीप आ रही है, इस वजह से इसे कन्वर्जिंग प्लेट्स कहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जब 2 प्लेटें टकराएंगी तो जो किनारे क्या होंगे, किनारों का विनाश होगा, वो क्या होगी? डिस्ट्रक्ट होगा। इसी वजह से इसे डिस्ट्रक्टिव मार्जिन कहते हैं। ये दोनों प्लेटों में से 3 कंडीशन हो सकते हैं, 3 शर्तें लागू हो सकता है 2 महाद्वीपीय हो, या फिर 1 महाद्वीपीय और 1 महासागरीय, या हो सकता है दोनों महासागरीय हो। जैसे महासागरीय, उसके बाद महाद्वीपीय, तीसरी कंडीशन क्या? महाद्वीपीय, महासागरीय। तो जब 2 प्लेटें महासागरीय हो तो क्या होगा? तो इसमें भी वही होगा, जब 2 प्लेटें जो भारी होंगी वो क्या होगी? वो इस तरीके से एक प्लेट के इस तरीके से सबडक्ट हो जाएंगी। तो जो हमारा प्रशांत महासागरीय पेटी जो है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, वो इसी की वजह से। दूसरी चीज़ महाद्वीपीय। अब 2 महाद्वीपीय प्लेटें आपस में क्या करेंगी? टकराएंगी। तो क्या होगा? जो इसमें भी वही चीज़ होगा, जिसका घनत्व कम होगा वो सबडक्ट कर जाएगी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। तो जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराती है तो एक सबडक्ट कर जाती है और एक गर्त का निर्माण होता है। तो जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट इस तरीके से
डिस्ट्रक्टिव मार्जिन बनाती है, तो यहाँ गर्त का निर्माण होता है और गर्त के बाद क्या होता है, जो स्थल के मलबे जो है यहाँ जमा होने शुरू हो जाते हैं और इस वजह से यहाँ एक वलित पर्वत, मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है और उस मोड़दार पर्वत का नाम ही है हिमालय। उसके अलावा एक महाद्वीपीय और महासागरीय, जैसे हमारा रॉकी माउंटेन, एंडीज माउंटेन, ये सब का चिम्बेराजू, ये सब का निर्माण जो है इसी के कारण हुआ है, रॉकी, एंडीज इत्यादि। उसके बाद संरक्षित किनारा, जब दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर मूव करती है, समानांतर, तो इसमें ना डिस्ट्रक्शन होता है ना किसी तरह का कंजर्वेशन, बस ये क्या होता है, ट्रांसफॉर्म फोल्ड का निर्माण यानी कि रूपांतर भ्रंश का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से प्लेट के किनारों के हिसाब से इन्हें 3 भागों में विभक्त किया गया है, रचनात्मक किनारा, विनाशात्मक किनारा, संरक्षित किनारा। जो रचनात्मक किनारा है इसे अपसारी प्लेट कहते हैं। क्यों अपसारी प्लेट कहते हैं, इसमें 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो जो बीच में जो गैप होता है, गैप का निर्माण होता है, उस जो गैप होता है उससे क्या होती है, मैग्मा जो है वहाँ से उसको प्रेशर रिलीज हो जाता है, प्रेशर कम, दाब कम हो जाता है, तो मैग्मा निकलनी शुरू हो जाती है और स्थल में आके वो क्या करती है, निर्माण करती है स्थल का। जब मैग्मा ऊपर आएगी तो सॉलिडिफाई होकर वो निर्माण करेगी, इसी वजह से इसे रचनात्मक किनारा कहते हैं। दूसरी विनाशात्मक यानी कि डिस्ट्रक्टिव, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के सामने आएंगी तो क्या होगा, एक सबडक्ट कर जाएगा और इस तरह से गर्त का निर्माण होगा और गर्त का निर्माण होगा तो जब डिस्ट्रक्टिव, तो ये 2 प्लेटों के भी शर्तें हो सकती है, जैसे हो सकता है ये दोनों प्लेटें महासागरीय हो या हो सकता है दोनों महाद्वीपीय हो या एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय हो। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब गर्त बनती है तो गर्त में जो है स्थल से जो अवसाद जो है इनमें जमा होते जाते हैं और इस प्रकार से पर्वत का निर्माण होता है। संरक्षित किनारा कंजर्वेटिव में एक दूसरे के समानांतर मूव करती है। तो इस तरीके से हमने देखा प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के बारे में आज, और आई होप कि आपको समझ आया होगा ये टॉपिक। कल जो है हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।